गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं आपके लिए यूपी सुपर टेट 2019 के मैथ्स का क्वेश्चन का पेपर लेके आई हूँ, जिसका ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थर्ड पार्ट जो मैं जल्दी ही आपको दूँगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये पेपर मैं जो सॉल्व कर रही हूँ, इसमें बेसिक कंसेप्ट भी है, इसमें ट्रिक जो अप्लाई करना है वो ट्रिक भी है। एग्ज़ाम में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए वो तरीका मैं बताऊंगी, और ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया जाए, गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे किया जाए, सही ऑप्शन को कैसे टिक लगाया जाए, वो सारे मेथड आपको यहाँ बताए जाएंगे। और इसके जल्दी ही मैं आपको अभी सुपर टेट का पूरा मैथ्स का पेपर सॉल्व करवाने के बाद आपको इसकी प्रिपरेशन भी करवाऊंगी सुपर टेट के लिए। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको अगर पसंद आ रहा है मेरा जो भी मैं आपको, क्योंकि मैं आप ही के लिए पेपर सारे बना रही हूँ, अगर आपको तरीका सारा समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, आप ऐसी ही वीडियोज़ आगे भी चाहते हैं, जैसे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस टाइप के वीडियोज़ आगे देने का। क्योंकि मैं काफ़ी इसमें डीप पे कंसेप्ट बताने की भी कोशिश की हूँ, जिससे कि किसी की अगर मैथ अच्छी ना भी हो, उसे भी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ सके। ओके, अब स्टार्ट करते हैं पेपर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषष्टभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप है। इफ अ रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, then its perimeter is। आपसे कह रहा है कि जो रेगुलर हेक्सागन है, जो समषष्टभुज है, वो क्या है, एक सर्कल के अंतर्गत विनिर्मित है। मीन्स एक सर्कल पे उसके वर्टिक्स क्या होते हैं, टच करते रहते हैं। और क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, इट मीन्स इसके सारे साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मेरा जो हेक्सागन बन रहा है बहुत ख़राब बन रहा है, बस आप इसको सही ये मान के चलिए कि इसके सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं और उनके वर्टिक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए हैं। ठीक है। और कह रहा है कि ये इसके रेडियस, जो सर्कल का रेडियस है वो आर रेडियस है। तो आपको मैं बता दूं, क्योंकि इस रेगुलर हेक्सागन के जो वर्टिक्स हैं वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हैं, इस वजह से अगर आप हेक्सागन का भी अगर आप सेंटर लीजिएगा तो वो वही होगा जो सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, कंफ्यूज्ड मत होइएगा। और इसका जो रेडियस है वो आर है, तो वर्टिक्स से अगर हम इसे मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आर मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि दूरी आर होगी। आपको ये भी पता होगा कि किसी भी सेंटर के चारों तरफ जो बनने वाला एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है। और साथ में आपको ये पता होगा, अगर ना पता हो तो मैं बता रही हूँ, कि क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, इनके सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो इनके सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इक्वल इक्वल एंगल बनेगा। ठीक है। तो क्योंकि अगर हमको एक एंगल फाइंड आउट करना हो, तो जैसे अगर ये ट्रायंगल को अगर हम फोकस करते हैं, ठीक है, तो अगर हमको एक एंगल पे अगर हम फोकस करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, टोटल एंगल 360 डिग्री। उसमें क्योंकि एंगल्स 6 बन रहे हैं और 6 एंगल्स इक्वल हैं आपस में, इस वजह से अगर हमको एक एंगल फाइंड आउट करना है तो 360/6 कर देंगे और हमको एक एंगल मिल जाएगा। इसकी वैल्यू 60 होगी। मीन्स ये एंगल हमको 60 डिग्री मिला। आप देख रहे हैं इसका रेडियस, इस ट्रायंगल पे हम फोकस कर रहे हैं। आप ये क्या, इसके अलावा जितने भी ट्रायंगल्स फोकस करेंगे वो सेम ही होंगे। अगर हम इस ट्रायंगल पे फोकस कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसका ये दोनों साइड से जो कि रेडियस आर है, ये एक एंगल 60 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है, ये अभी हमको जो दिख रहा है फिलहाल में, वो दिख रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है। लेकिन साथ में हम ये देखते हैं कि ये एंगल इस वजह से, क्योंकि आइसोसेलेस है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है। और ये एंगल तो आपका 60 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल्स का सम 120 डिग्री हो गया। मीन्स कि अगर हम ईच एंगल देखें इसके, तो क्या हो जाएंगे, 60-60 हो जाएंगे। तो अब मैं देखती हूँ कि ये भी एंगल 60, ये भी एंगल 60 और ये भी एंगल आपका 60 है। तो अब ये ट्रायंगल किस तरीके का दिख रहा है हमको, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है,
कि इनके ईच इंटीरियर एंगल आपके 60 डिग्री होते हैं और ईच साइड्स इक्वल होते हैं। तो क्योंकि ये रेडियस दोनों आर है, तो ये तीसरा ये जो साइड मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमको आर ही मिलेगा। तो इससे हमको ये क्लियर हो गया कि जो ट्रायंगल हमको मिल रहा है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल रहा है। और क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है और इसके एक साइड आर है, तो बाकी के बचे 5 साइड भी क्या हो जाएंगे, आर ही हो जाएंगे। और पेरीमीटर की मीनिंग क्या होती है, पेरीमीटर की मीनिंग होती है जो एक्सटीरियर बॉडी होती है, उसकी एक्सटीरियर बॉडी का जो पाथ होता है वही आपका पेरीमीटर होता है। एक्सटीरियर बॉडी में जो साइड्स हैं वो कितने हैं, 6 है, जिनका साइड का वैल्यू आर है, तो इन सबको ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू, पेरीमीटर 6R हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ये आपको आराम से क्लियर हो गया होगा, सारे लॉजिक के साथ क्लियर है। अब मैं क्या करती हूँ, इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि मैं जब देखती हूँ आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स, या अगर मैं देखती हूँ टेट के, सुपर टेट के और आपको सी टेट के पेपर, तो मैं देखती हूँ हर साल आपको पॉलीगन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पेपर सॉल्व करवाने नहीं बैठी हूँ, मैं इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्क्राइब कर दूँ, जिससे कि आपका एक क्वेश्चन का पक्का हो जाए कि आप इसका आंसर आराम से दे पाओगे। और कुछ नहीं लर्न करना है, सिर्फ लॉजिक पे काम करना है। आपको लॉजिक समझ में आ गई तो आप मान के चलिए कि ये आप इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आप आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या क्या घुमा सकता है, क्या क्या दे सकता है एग्जाम में, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपसे ये पूछ सकता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागन। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द हेक्सागन निकालना हो, तो ये हेक्सागन है, आप समझ रहे हैं कि हेक्सागन है तो इसका एक सेंटर होगा। जैसा कि मैंने बनाया अभी ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल्स अगर होंगे, आपसे पूछ क्या रहा है, ईच इंटीरियर एंगल, मीन्स ये सारे एंगल्स का सम, सॉरी ईच इंटीरियर एंगल नहीं, अभी हम बता रहे हैं आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द हेक्सागन निकालने के लिए अगर हम वही करें, एक ट्रायंगल पे फोकस करें, तो हम क्या देखते हैं कि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर एक ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है तो ये 6 ट्रायंगल्स बनेंगे, तो 6 ट्रायंगल्स का वन सम कितना हो गया, 6 इंटू 180 हो गया। और क्योंकि हमको इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द हेक्सागन निकालना है, तो इसमें ये सेंटर पे बनने वाला एंगल तो हमको फाइंड आउट करना नहीं है, और जब हम एंगल्स का सम ले रहे हैं तो सेंटर का एंगल भी इंक्लूडेड हो जा रहा है। तो इसमें से अगर हम 360 माइनस कर दें तो हमको ईच इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द हेक्सागन मिल जाएगा। अगर हम सारे एंगल्स में से इस एंगल्स को हटा दें तो हमको ये सारे एंगल्स का सम मिल जाएगा। ये इसका वैल्यू हुआ, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1080 माइनस 360, वैल्यू आ गई आपकी 720। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द हेक्सागन पूछे तो उसकी वैल्यू होगी 720। इसी तरीके से अगर आपको पेंटागन कहता तो आप क्या करते, कितने ट्रायंगल्स बनते, 5 ट्रायंगल्स बनते, यही कैलकुलेशन किया था, माइनस 360 किया गया होता। ये अगर ऑक्टागन कहता तो क्या करते, 6 के बजाय 8 लिखते, 8 इंटू 180 माइनस 360 करते। आपको बातें सब समझ में आ रही होंगी, लॉजिक सारे क्लियर हो रहे होंगे। अगर मान लीजिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बजाय वो ये भी पूछ सकता है ईच, जैसा कि मेरे मुंह से बार बार निकल जा रहा था, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मीन्स कि जिनके सारे साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो वो रेगुलर हेक्सागन कहलाते हैं। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर हेक्सागन फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे आप, क्योंकि इसके एंगल्स सारे कितने हैं आपके, 6 एंगल्स हैं, इस हिसाब से आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द हेक्सागन मिला 720। अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो हमको ईच इंटीरियर एंगल मिल जाएगा ना, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, बस वही करना है। 720 सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर हेक्सागन या सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द
हेक्सागन अगर आपको पता हो तो डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर हेक्सागन आपको मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 120। 720 डिवाइडेड बाय 6। इसी तरीके से आप हेक्सागन के बजाय अदर्स पॉलीगन के साथ भी यही वर्क कर सकते हैं। दूसरा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, मीन्स इंटीरियर एंगल तो आपको मिल गया 120, तो इसका ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर हेक्सागन क्या होगा। तो आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये एंगल आपको इंटीरियर एंगल 120 मिला तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 180 माइनस 120, जिसकी वैल्यू 60 हो जाएगी। तो जब भी आपसे पूछे ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, तो वो हो जाएगा ईच इंटीरियर 180 माइनस ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। यही पेंटागन या ऑक्टागन अदर कोई भी पॉलीगन के बारे में बात करता, तो आप 180 में से उसकी इंटीरियर एंगल को माइनस कर देते। इसी हिसाब से उसके फॉर्मूले जनरेट हो रहे हैं। आपको मैं लॉजिक के आधार पे सारे फॉर्मूलों को दिखा रही हूँ, कुछ भी लर्न करने वाली चीज़ नहीं। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है जो कि आपको पूछा गया है सीजीएल के मेंस एग्जाम में। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए और बहुत इजी भी है। ऐसा तो बहुत टफ देखने में लगता है, लेकिन एक्चुअल में बहुत इजी है। मैं इस वजह से उस क्वेश्चन को आपको मेंशन कर रही हूँ। आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है अगर उसे क्वेश्चन पेपर आपको टफ बनाना हुआ तो। देखिए क्वेश्चन आपसे ये कह दे अगर कि ये रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या होगा। अगर वही जैसा कि इसने यही जो आर रेडियस की बात की वही बात हो, या एक साइड आपको कह दे आर हो, तो क्या होगा इसकी एरिया। तो बिल्कुल टफ नहीं है, आप जान रहे हैं कि सेंटर पे ये जो ट्रायंगल्स बनेंगे ये इस तरीके से, वो कितने ट्रायंगल्स बनेंगे 6 ट्रायंगल्स बनेंगे। और 6 ट्रायंगल्स बनेंगे, और ये क्योंकि ये हेक्सागन है तो इंटीरियर आपको ये जो सेंटर पे बनने वाला एंगल 60 डिग्री होगा, और बाकी आपको एंगल्स भी कितने कितने मिलेंगे 60 मिलेंगे। मीन्स जो भी आपको ट्रायंगल मिलेगा वो आपको इक्वलैटरल ट्रायंगल मिलेगा। और आपको पता है कि इक्वलैटरल ट्रायंगल का एक ट्रायंगल का एरिया क्या होती है √3/4 साइड स्क्वायर, मीन्स आर स्क्वायर हो जाएगा। और क्योंकि ये 6 ट्रायंगल्स बन रहे हैं तो आपको हेक्सागन का एरिया क्या मिल जाएगा रेगुलर हेक्सागन की 6 इंटू √3/4 आर स्क्वायर। बस ये इसकी वैल्यू होगी। आपको क्या कहते हैं एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ये इसकी वैल्यू आएगी। आप इसे सॉल्व कर दीजिए, बस यही है। तो इसके अलावा आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है पॉलीगन से रिलेटेड। मैंने हेक्सागन के बारे में डिस्क्राइब किया, आप इसी तरीके से अपने मन से कोई भी पेंटागन, हेप्टागन, ऑक्टागन पे वर्क करिए, खुद से करिए। आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक है। पूछा है किसी त्रिभुज के अंत केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है। द इनर सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज डिटरमाइंड बाय। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिए है अभिलंबों से, मीन्स एल्टीट्यूड से। तो किसी भी ट्रायंगल पे एल्टीट्यूड क्या होता है कि आप वर्टेक्स से सामने जो वर्टेक्स से जो सामने वाली जो भुजा होती है उस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। मीन्स से परपेंडिकुलर डाला, मैं इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर डालूंगी, ये परपेंडिकुलर डाला, ये सेंटर आपको जो मिलेगा वही आपका क्या होगा, आपको आपको ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। इसी तरीके से तीसरा जो आपको आएगा परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा पे, जो आपको बहुत साफ अच्छे से नहीं दिख रहा है, परपेंडिकुलर है लेकिन परपेंडिकुलर है, कुछ वहीं से होता हुआ आएगा। और इस तरीके से आपको मिलेगा, आपको जो सेंटर मिलेगा वो होगा आपको ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। उसकी खास बात क्या है, वो कैसे बनता है, एल्टीट्यूड के थ्रू, अभिलंबों के थ्रू मिलता है। और इसके बारे में आपको सारी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि उसकी मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं और काफ़ी डिटेल में कंसेप्ट क्लियर करा के। तो इसे मैंने अभी फ़िलहाल बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बता रही हूँ, बाकी आपको डिटेल में कंसेप्ट, कंपेरिजन चार्ट, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ ज़रूर एक बार चेक करिएगा, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं।
और दूसरा आपको ऑप्शन में दे रहा है कोणों के अर्धकों से, मीन्स एंगल बायसेक्टर से। तो किसी भी ट्रायंगल में ये एंगल बायसेक्टर से आपको क्या मिलता है, ये क्या होता है एंगल बायसेक्टर? तो वर्टेक्स से, कोई भी वर्टेक्स से जो एंगल बन रहा है उसे बायसेक्ट किया, मीन्स अगर ये 60 डिग्री है तो क्या कर दिया, 30 डिग्री में बांट दिया। इस तरीके से एंगल बायसेक्टर होते हैं। ये भी एंगल को बायसेक्ट किया, दो भागों में बांटा, ये एंगल बायसेक्टर मिलेगा। तीसरा भी जो आपको एंगल बायसेक्टर होगा, ये भी आपको उसी पॉइंट से ही होके जाएगा, और इसे ही कहते हैं इनर सेंटर। ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन में आपको बोला है एंगल बायसेक्टर के थ्रू, तो हाँ, एंगल बायसेक्टर के थ्रू आपको इनर सेंटर मिलता है। और इनर सेंटर की खास बात ये होती है कि इसके जो सर्कल, ये सेंटर है, इसके द्वारा जो सर्कल बनता है वो सर्कल ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाता है। इट मीन्स ये एक टेंजेंट्स भी यहाँ पे फॉर्म करता है। तो ये आपका रेडियस स्मॉल आर से इंडिकेट किया जाता है इनर सेंटर को, सॉरी, इनर सर्कल के रेडियस को स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं, और एंगल बायसेक्टर के थ्रू जो हमको सेंटर मिलता है वो होता है इनर सेंटर। तो आपको क्लियर हो गया होगा। इस पे बेस्ड सारी डिटेलिंग आपको वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है, इस वजह से मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप ज़रूर जाके इसको चेक करिएगा। तीसरा पॉइंट, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मुझे बताना मजबूरी हो गई है कि आपको मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कराऊं, क्योंकि आपको क्वेश्चन कहीं भी एग्जाम में घुमा के दे सकता है। मैं आपको सिर्फ पेपर नहीं सॉल्व करवा रही हूँ, मैं आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो माध्यिकाओं के थ्रू आपको क्या मिलता है, तो देखिए माध्यिका क्या होती है, मीडियंस होते हैं किसी भी ट्रायंगल्स में। अगर वर्टेक्स से हम जो साइड खींचते हैं ट्रायंगल पे, वो इसको साइड, अब इसके अपोजिट जो साइड होती है उसको दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं। इट मीन्स अगर ये टोटल ये 10 सेंटीमीटर हुआ तो ये 5-5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो ये हो जाएगी इसकी माध्यिका मीडियन। और ये सेकंड, अगर ये यहाँ इस ट्रायंगल के साथ भी यही हो रहा है, ये माध्यिका अगर ये टोटल 8 है तो 4-4 में बांट दे, ये मीडियन मिला। तो इस तरीके से जो सेंटर मिलता है उसे बोलते हैं हम सेंट्रॉइड। ठीक है, और ये जो सेंट्रॉइड, ये तीसरा भी है, जब हम इसको करेंगे ना, इसे मीडियन बनाएंगे, तो वो मीडियन आपको यही सेंट्रॉइड से होते हुए जाएगा। सेंट्रॉइड की खास बात ये होती है कि ये जो सेंट्रॉइड, ये सेंटर पे है ना, जो वर्टिक्स से जो लाइन भुजा आती है वो होती है 2:, और जो नीचे ये साइड पे जाती है वो 2:1 में ये बटी होती है सेंट्रॉइड का। ठीक है, अगर ये आपको जो इस पे सेंट्रॉइड का ये जो मीडियन है उसकी लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है, तो इस तरीके से आपको जो ऊपर जो मिलेगा वो 4 सेंटीमीटर मिलेगा, और नीचे जो मिलेगा वो 2 सेंटीमीटर मिलेगा। आई होप समझ में आ रहा हो सेंट्रॉइड का सारा, और इस पे वही सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। और मैं अब आता है पॉइंट फोर्थ, है भुजाओं के लंबार्तकों से, परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ द साइड्स। तो परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ द साइड ये है कि आप किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली जो भुजाएं हैं उसे परपेंडिकुलर डालिए, और ऐसा परपेंडिकुलर डालिए कि वो इस सामने वाली भुजा को दो इक्वल भाग में बांट दे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको परपेंडिकुलर बायसेक्टर जो मिलेगा, वही परपेंडिकुलर बायसेक्टर आपको क्या होगा, वो होगा आपको सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। और सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल जो होते हैं उस वो के ट्रायंगल की तीनों भुजाएं, सॉरी तीनों जो वर्टिक्स होते हैं, वर्टिक्स से ये होते हुए जाता है। इस तरीके से सर्कल आपको फॉर्म होता है, और जो सेंटर होता है वो सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल होता है। आपको सब क्लियर हो गया है। एल्टीट्यूड से आपको ऑर्थो सेंटर मिलता है, एंगल बायसेक्टर से इनर सेंटर मिलता है, मीडियन से सेंट्रॉइड मिलता है, परपेंडिकुलर बायसेक्टर से आपको सरकम सेंटर मिलता है। और सबकी आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, और इस सबका कंपेरिजन चार्ट भी आपको मिलेगा, क्योंकि सबके सेंटर्स एक लाइन में बनते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके सारे सेंटर्स एक ही पॉइंट पे बनते हैं। वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा पॉइंट्स है, जिसे आप जरूर एक बार चेक करिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा है 1001 का क्यूब क्या होगा, द वैल्यू ऑफ 1001 क्यूब इज। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे आप सभी लोग लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा अगर आप सिस्टमेटिक वे में लगाएंगे तो। मैं इसके लिए एक ट्रिक बता देती हूँ, जो ट्रिक आपको काम करेगी 1001
1 के क्यूब से लेके 1009 के क्यूब तक के लिए। ठीक है, वो ट्रिक बता दूंगी, सेकेंड्स में आपका ओरल सॉल्व कर सकते हैं। तरीका क्या है, मान लीजिए अगर ये 1001 का लेके इसका सिस्टम मैं बता देती हूँ। सिस्टम में से 3 पार्ट में डिवाइड करना है और 3 पार्ट में कुछ इस तरीके से डिवाइड करना है कि जब वो ये पार्ट है यहाँ 3 डिजिट होने चाहिए, बीच वाले पार्ट में भी 3 डिजिट होने चाहिए, और ये जो फर्स्ट ये पार्ट है यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, ये जैसे इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, जैसे 1 का 3 से मल्टीप्लाई किया, इस 1 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 3 ज़ा 3, और क्योंकि 1001 का क्यूब हो रहा है तो ये हो जाएगा 1003। ठीक है, इसी तरीके से चलेगा। अगर हम 1002 का क्यूब करें तो किस तरीके से करेंगे, पहले पार्ट के हिसाब से 2 3 ज़ा 6, 1006 हो जाएगा। अगर हम 1003 का निकालें तो हम क्या करेंगे, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा 1009। समझ में आ रहा है पहला पार्ट कैसे किया जाता है। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, दूसरा पार्ट कैसे करेंगे। हम इस 3 का, ये जो 3 है, 3 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 1 ज़ा 3, और बाकी बचा हुआ पार्ट हम छोड़ नहीं सकते तो 0 0 लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, 2 का 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 2 ज़ा क्या होता है 12 होता है। हमको 3 डिजिट यहाँ पे रखनी थी, तीसरे डिजिट में यहाँ हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। आपको समझ में आ रहा है सेकंड पार्ट कैसे होगा। यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस 1003 में 9 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 27 आएगा, 27 लिखा, क्योंकि हमको सेकंड पार्ट में 3 डिजिट्स चाहिए थी तो 0 2 7 हो जाएगा। आपको सब समझ में आ रहा होगा कैसे किया जा रहा है। उसी तरीके से अब ये कैसे भरा जाएगा, इसका सिस्टम करने के लिए हम करेंगे 1 का क्यूब, बस सीधे क्यूब लगाओ यूनिट डिजिट का। 1 का क्यूब 1 होता है, बची हुई डिजिट में 0 0 आया। 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 0 0 8 हुआ। 3 का क्यूब होता है 27, 0 2 7 हो गया, क्योंकि हम 3 डिजिट यहाँ लिख सकते हैं इसलिए 0 2 7 हुआ। मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कैसे करना है। फर्स्ट आपको करना है, अगर 1001 का कर रहे हैं तो सबसे पहले इस 1 का, ये क्योंकि क्यूब कर रहे हैं तो 1 का 3 से मल्टीप्लिकेशन 1003 हुआ, 1 3 ज़ा 3, 1003 हो गया। सेकेंड यहाँ पे आपका इस 3 का इस 1 से मल्टीप्लिकेशन 3 1 ज़ा 3 आया, और 0 0 3 हुआ, क्योंकि 3 डिजिट ही यहाँ पे लिखी जा सकती हैं, 3 हमने लिख दिया, 0 0 3 कर दिया। और यहाँ पे जो ये थर्ड यहाँ का पार्ट है, इसके लिए हमको 3 डिजिट्स भरनी है, और यहाँ पे 1 का क्यूब क्या होता है 1 1 ज़ा 1, 0 0 1 हुआ। 2 का करने में मैंने क्या किया, 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6 आ गया ये, तो 1006 लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, 6 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 2 ज़ा 12 आ गया। 3 डिजिट भरना था इसलिए 0 1 2 भराया। फिर उसके बाद 2 का क्यूब क्या होता है, मैंने देखा 2 का क्यूब होता है 8, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्ट पे 3 डिजिट भरना था तो 0 0 8 भराया। अब आपको अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से 1009 तक आप आराम से क्यूब निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1003 003 001। इसकी कहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, 1003 003 001, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप 1004 से लेके 1009 तक का आप घर पे कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इस पर डिटेल वीडियो बना के आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा। If 120 is 20% of a number, then 120% of that number will be। ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी होता है, उसकी अप्रोच भी बहुत इजी होती है। मीन्स देखिए 20% कह रहा है कि 120 है, तो 120% आपका कितना होगा। 20% से 120% कितना टाइम्स है, 6 टाइम्स है, 6 गुना है। तो 120% क्या हो जाएगा, 120 का क्या हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा।
बस 120 को 6 से मल्टीप्लाई किया, आपका 720 वैल्यू आ गई। दैट्स इट, बहुत ईजी है। आपका 20% 120 है, तो 120% बोल रहा है मीन्स 20% का 6 टाइम्स 120%, तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 120 की 6 टाइम्स हो जाएगी। बस इसको ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए, और यही इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है। इस तरीके के आपको बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे जो अगर आप सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो बहुत इजी अप्रोच के साथ सॉल्व करिए। बस सिंपल इसी तरीके से सॉल्व कर दीजिए, आपका सेकंड्स में वैल्यू निकल जाएगी। कुछ है था नहीं इस क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहा है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन? तो मैं देख रही हूँ, देखिए अभी मैं से अगर ओरल करने की कोशिश करूँ तो इन सबको देख रही हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है, ये 6×2=12। फ्रैक्शन सबसे छोटा होने का मतलब क्या होता है कि जो न्यूमरेटर हो, ऊपर का जो नंबर हो, वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए डिनोमिनेटर के कंपेरिजन में। तो मैं देख रही हूँ कि ये क्या है, 6×2=12, मतलब इसका न्यूमरेटर क्या है, हाफ के अराउंड है। ठीक है, और अगर हम सेकंड ये देखें तो 13×2 क्या होता है, 26, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, इट मीन्स ये फ्रैक्शन आपको थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसे कंसीडर नहीं करना चाहिए। अब हम इसी कंपेरिजन में करके आगे चल रहे हैं। अब हम इस इक्वेशन को इस फ्रैक्शन को देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, 15×2 तो 30 होता है, मीन्स ये 22 का पे न्यूमरेटर 15 आ रहा है, मीन्स ये भी क्या है, फ्रैक्शन बड़ा है। क्योंकि आपका क्या है कि 22 का हाफ 11 होता है, 11 के अराउंड में कुछ आता तो हम इसको कंसीडर करते हैं कि वो छोटा फ्रैक्शन है। 15 इट मीन्स ये फ्रैक्शन बड़ा है। अब मैं इस फ्रैक्शन के कंपेरिजन में अगर इस फ्रैक्शन को देखूं तो मैं क्या देख रही हूँ, 19×2 क्या होता है, 38, और ये 36 दिखा रहा है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो मैं इससे कंसीडर कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे 611 मतलब ये जो पहला फ्रैक्शन है, इससे कंपेरिजन करूं तो मैं ये देख रही हूँ, साफ से देख लें, अगर मैं इस फ्रैक्शन से इस फ्रैक्शन को कंपेरिजन करूं तो लगता है कि हाँ, यहाँ पे ये फ्रैक्शन जो है हमारा 19/36 ये बड़ा है। क्योंकि हम अगर इसे 11 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33 हो जाएगा, और हम ओरल ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत डीप कैलकुलेशन कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ओरल सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 6×3 क्या होता है, 18 होता है, तो यहाँ 18/33 आएगा, और यहाँ आ जाएगा 19/36। तो हम देख रहे हैं ये 19/36 क्या है, ये फ्रैक्शन ज़्यादा छोटा है 18/33 के कंपेरिजन में, क्योंकि ये क्या है, 93 38, 38 का ये अराउंड में एकदम आ रहा है, और ये तो एकदम एग्जैक्ट अराउंड में तो आ नहीं रहा है। 18×2 आपका कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और ये एकदम अराउंड में तो आ नहीं रहा है। तो इस वजह से 28 नहीं, 36 हो जाएगा। 36 बहुत आपका 38 3 के अराउंड में तो नहीं आ रहा है, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। इस वजह से हम हमारा जो 19/36 है, ये फ्रैक्शन छोटा फ्रैक्शन हमको दिख रहा है। तो यहाँ के कंपेरिजन में ये फ्रैक्शन तो छोटा मिला, और अब हम ये देख रहे हैं 5/6, तो ये तो काफ़ी बड़ा फ्रैक्शन है। इट मीन्स 19/36 यही आपका सही ऑप्शन होगा। आप इसे बस आराम से बस ऐसे ही ओरल सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत जो स्कूल्स में कराया जाता है सिस्टमेटिक वे स्मॉलेस्ट निकालने के लिए, कि हम नीचे सब कैल्शियम लेते हैं, फिर ऊपर से कंपेरिजन करते हैं न्यूमरेटर से, तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इसको बस ओरल सॉल्व कीजिए, आपको और बस तुरंत मिल जाएगी वैल्यू। तो आपको 19/36 सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन था, मैंने देखने का आपको तरीका बता दिया। आप भी अपनी तरफ से इसको कोशिश करिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट ऑफ द ब्रेथ टू बी डिक्रीज्ड टू मेंटेन द सेम एरिया? बहुत इजी क्वेश्चन है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इसे पूछा जाता है, ना कि सिर्फ टेट सुपर टेट, बल्कि ऑल जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं वहाँ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो इसके लिए एक फॉर्मूला है बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ से आप इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं आप आराम से लगा पाएंगे। बाकी मैं अभी आपको सबसे इजी मेथड, बस आपको एक इजी वे में कंसेप्ट, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू कंसेप्ट इसका क्लियर करा देती हूँ, जिससे कि आप ओरल इसे कैसे कर सकते हैं वो तरीका आप जान जाएंगे। बहुत इजी तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। आप मान लीजिए, आप एक रेक्टेंगल इमेजिन कीजिए, एक रेक्टेंगल है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ परसेंट पे दी हुई है, आपको पर्टिकुलर कोई नंबर्स तो या लेंथ ब्रेथ तो दे के रखी नहीं है, तो हम अपने मन से कुछ ले लेते हैं लेंथ और ब्रेथ। क्योंकि बात ये 25% को इंक्रीज करने की कह रहा है, तो मैं लेंथ कुछ 8 ले लेती हूँ, ठीक है, और ब्रेथ को मैं मान लेती हूँ 5, जिससे एरिया हमको क्या मिल जाएगी, 40 मिल जाएगी। 8 5 ज़ा 40, ये एरिया मिल गई। हमें क्या करना है कि लेंथ को 25% बढ़ाना है, तो 25% लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का 25% 2 होता है, तो 25% बढ़ाएंगे तो लेंथ हो जाएगी अब 10। एरिया हमको सेम रखनी है, तो कह रहा है ब्रेथ कितना परसेंट गिराना होगा, मीन्स अब ब्रेथ को कितना परसेंट कम हो जाए जिससे कि हमारा एरिया क्या रहे, सेम बना रहे। आप समझ रहे हैं, जब लेंथ 10 है और एरिया 40 ही रखनी होगी ऐसे में, तो ब्रेथ क्या हमारी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब बताइए, आपका 5 के कंपेरिजन में 4 आना कितना परसेंट गिराया गया है। अगर हम 5 को 100 से कंसीडर करें तो 4 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो परसेंट कितना गिराया गया है, 20% गिराया गया है। आपको समझ में आ रहा है। आपका 1/5 कितना परसेंट होता है, 20% होता है। आपको फ्रैक्शन को कम परसेंट में बनाने आता होगा, उस तरीके से आप आराम से इसे 20% बना सकते हैं। बाकी ये ओरल ही आप देख के बता सकते हैं कि ये आपका 5 का एक पार्ट, जैसे 5 ये 5 पार्ट में बना हुआ है, तो इसका 20% के हिसाब से हो जाएगा 100। 1 2 3 4 5, हम बहुत इसको इजी कंसेप्ट में बताने की कोशिश करें, इसलिए इतना लंबा बोलने, नहीं तो पहले ही ये ख़त्म हो चुका है क्वेश्चन। आपका क्या हो जाएगा, 5 पार्ट हो जाएगा 100, तो 1 पार्ट कितना इसका मिलेगा, 1 पार्ट आपको 20 ही ना मिलेगा। बस बहुत ईजी अप्रोच है, आप आराम से इसे लगा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की कि आप इसको मेथड को अच्छे से समझ पाएँ। तो इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा, आप अपने मन से नंबर लीजिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से लीजिए, और उसका आराम से परसेंट आप निकाल के बता सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और समझ में आ रहे हैं। देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप अपनी तरफ से कोई पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं, उसका भी डिटेल आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसे सॉल्व करवा के आपको दूंगी। बाकी मैं अभी आपको सुपर टेट की तैयारी कराने जा रही हूँ। अगर आपको मेरे पेपर समझ में आ रहे, पसंद आ रहे हैं, तो मैं अभी आपको सुपर टेट की तैयारी जब कराऊंगी तो मैं सारी डिटेल आपको, कंसेप्ट, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकने लायक हैं, वो सारे पॉइंट्स को क्लियर मैं करा दूंगी। ठीक है, तो थैंक यू।